Question number 9. Okay. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. The total length of silver wire required and the area of each sector of the brooch. Okay. So tell me, किस पार्ट में आपको डाउट है? लैंग्वेज समझ नहीं आई. देखो क्या है कि एक ब्रूच बनाया गया सिल्वर वायर का यूज़ करके. तो सिल्वर वायर को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया? एक तो बनाया सर्कल, है ना, यानी कि सर्कल को बनाने में ब्रूच वायर सिल्वर वायर यूज़ है. इसके बाद बनाई 5 डायमीटर्स, 2, 3, 4 और एक 5 ही और मान लेते हैं, 5 डायमीटर्स बनाई, राइट. इनको बनाने में किसका यूज़ किया है? सिल्वर वायर का यूज़ किया है. अब हमें डायमीटर जो सर्कल की गिवन है वो कितनी है? 35 mm गिवन है. ये भी बताया गया है कि ये जितने भी सेक्टर्स बने ये सब क्या हैं? सेक्टर्स ही तो हैं. क्यों हैं ये सेक्टर्स? बिकॉज दीज रीजन्स आर एक्चुअली बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड आर्क. एक आर्क और 2 रेडाई से बाउंडेड रीजन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कह रहे हैं. तो ये सभी क्या हैं? सेक्टर्स. कहा गया है सभी सेक्टर्स इक्वल हैं. सेक्टर का इक्वल होना से क्या समझते हो आप? सेक्टर का इक्वल होना मतलब उनका एरिया इक्वल होना, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना. तो इन सभी सेक्टर का एरिया कैसा है? इक्वल है, सेम एरिया. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. तो इस ब्रूच को बनाने में कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा, मतलब उसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी. तो हमने सिल्वर वायर को यूज़ ही कहाँ कहाँ किया, सोच के बताओ. हमने यूज़ किया है एक तो सरकमफेरेंस में और एक 5 डायमीटर्स को करने में. तो क्या सरकमफेरेंस फाइंड हो सकता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr. इसमें r की वैल्यू क्या रखेंगे? 35/2, क्योंकि ये डायमीटर है. और यहाँ डायमीटर की लेंथ क्या रख देंगे? 35 mm. तो 5 × 35. इससे जो आंसर आएगा दैट इज़ द टोटल लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ सिल्वर, है ना. और वो किसके अंदर, किस यूनिट में आएगा बेटा? वो आएगा mm में. क्या अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये पार्ट? नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. इस ब्रूच का सेक्टर का एरिया निकालो, हर एक सेक्टर का एरिया निकालो. जैसे कि बताया गया है सभी सेक्टर इक्वल है ना. तो किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकालना है. अब इस सेक्टर का एरिया निकालने के 2 मेथड है यहाँ पर, अगर हम समझे तो. अगर थोड़ा ध्यान लगाए ना तो एक नहीं 2 मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. क्या आप में से कोई बता सकता है? कोई भी मेथड, 1, 2 जो भी जितने भी आते हैं, कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. आपसे पूछता हूँ कि क्या आपका क्वेश्चन था? एग्जैक्टली भाई, ये पूरा सर्कल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. वो 10 पार्ट इक्वल कौन से हैं? सेक्टर्स. तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 10. सिंपली हमारे पास उससे एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा. ये हुआ एक मेथड. दूसरा मेथड कोई बता सकता है? बताओ. वो भी इक्वल होंगे. वेरी गुड. एग्जैक्टली. बिल्कुल सही. देखो इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया. तो सेक्टर में 2 चीज़ें होती है, एंगल और रेडियस. क्या इसकी रेडियस बदल रही है? नहीं बदल रही है. रेडियस नहीं बदल रही है, एरिया सेम है, तो मतलब एंगल को भी सेम होना ही पड़ेगा, तभी तो सेक्टर का एरिया इक्वल बनेगा. तो यानी कि इन सभी सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, सॉरी एंगल क्या रहेगा? सेम. कितने सेक्टर हैं यहाँ पर? 10. इन ये सभी 10 एंगल्स इक्वल हैं और इन 10 एंगल्स का सम कितना होगा? 360. वाई? सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. इस रूल से हम हर एक एंगल को निकाल पाएंगे. हर एक एंगल कितना बनेगा? 36 डिग्री. वी नो दैट. अगर हमारे पास एंगल आ गया और हमारे पास इसकी रेडियस है, तो क्या मैं सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ? किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ? πr² θ/360 डिग्री. वहाँ से मैं इजीली हर एक सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ. तो इस पार्ट को सॉल्व करने के 2 मेथड है बेटा, और बहुत इजी मेथड दोनों, अगर आप समझे तो. बताइए किसी को डाउट है अभी भी?
ये दोनों मेथड समझ में आए हैं आपको? चलिए, और कोई क्वेश्चन? इज द एनीवन? किसी भी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? नहीं? चलिए, तो हम बढ़ चुके थे किस पर आगे? सेगमेंट पर आगे बढ़ चुके थे। तो देखें आप, मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बताया। सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ सर्कल दैट इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कोड। एक कोड और एक आर्क से बाउंडेड रीजन को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, है ना। मैं शो करता हूँ आपको। हम ये भी कह सकते हैं कि जब सर्कल में कोड ड्रॉ की जाती है तो वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और ये दोनों पार्ट ही क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाते हैं। इसे तो हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्यों माइनर मेजर समझ में आ रहा है ना? तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, क्योंकि इसका एरिया लेसर है, उसका एरिया लार्जर है। मैंने आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये भी कहा था कि अब तक हम एक ही फॉर्मूला से माइनर और मेजर पार्ट के लिए आंसर निकालते थे, लेकिन सेगमेंट के केस में ऐसा नहीं चलेगा। सेगमेंट के केस में फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस समय बताया था ए ओ बी। इज इट राइट? अगर मैं कोड को ए बी मानूं, सेंटर को ओ मानता हूं, तो दिस विल बी ए ओ बी, है ना। ये एंगल थीटा है एंड दिस इज रेडियस आर। तो सेक्टर में जैसे इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, आर है तो आर की वैल्यू पुट हो जाएगी। थीटा क्या बता रहा है? थीटा इज़ द एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर। अब बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, है ना। इस बात को अच्छे से समझो, ए ओ बी का एरिया। इसके दो तरीके बताए मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के। क्या क्या बताए? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और एक तरीका है क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके। तो मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, जिसमें मैं इस मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व करूँगा, इससे भी करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मेथड ही एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये लिखवा रखा ना सभी? ठीक है, तो अब हम सेगमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे अप्रोच लिया जाता है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। ध्यान यहाँ पर, है ना। आप लिखना बाद में, पहले ध्यान से यहाँ समझ लो चीज़ों को। सी हियर, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर 11.6 इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ आपको सेगमेंट नज़र आ रहा है? ये जो ब्लू कलर से शेड किया है ना, वही रीजन क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मुझे बताओ, ये माइनर सेगमेंट है कि मेजर सेगमेंट है? वेरी गुड। तो हमने स्टडी किया है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताया जाता है इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ ट्राइंगल कौन सा है? ए ओ बी। देखो, ये फिगर पर डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल का नेम क्या देना है। यहाँ पर ट्राइंगल का नाम ए ओ बी है, इसलिए मैं ए ओ बी लिख रहा हूँ। अच्छा, पता है ये फॉर्मूला कैसे बना? इस चीज़ को समझे। देखो, ध्यान दो, अगर ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो किसका एरिया बचेगा? सेगमेंट का एरिया। इसलिए लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ हम आर की वैल्यू क्या रखें? 21। थीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए?
120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें तो पुट करके निकाल लेंगे। अब केवल बात इसकी करते हैं किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की। ध्यान दो, हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हम क्या लिख सकते हैं, r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। चलिए तो क्या लिखें, r² का मतलब 21 का इंटू साइन थीटा की जगह क्या रखूँ 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस 120 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। यू नो दैट कि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। 120 अपॉन 2 कितना बनेगा 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। अगेन यहाँ बनेगा 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 441 √3 अपॉन 4, और यूनिट क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट मेथड का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेथड, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन में, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पर बेस्ड होगा, MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पर होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको कह देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में आता है, लेकिन यहाँ कैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल से आया है, लेकिन इसका डेरिवेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ। ये कैसे आया है मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूँ, है ना, लेकिन आया भी राइट एंगल ट्राइंगल से, ये बता दूँ मैं आपको। तो डोंट डाउट कि ये कैसे आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड क्या है, इस पर गौर करना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सेकंड मेथड से ही सॉल्व करना है, ध्यान दें आप। तो सेकंड मेथड किसके लिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के लिए। ध्यान दो, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB विच इज़ OM। मुझे सेंटर से कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस परपेंडिकुलर नाम में क्या दे रहा हूँ यहाँ पर OM दे रहा हूँ। इज इट क्लियर, ठीक है। आफ्टर दैट क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब इस ट्राइंगल का बेस में AB मान सकता हूँ और हाइट क्या मान सकता हूँ OM मान सकता हूँ। इज दैट क्लियर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या लिखा जा सकता है, हाफ इंटू AB इंटू, मुझे बताओ क्या AB गिवन है हमें, गिवन है क्या OM गिवन है हमें, मतलब ये दोनों हमें निकालने पड़ेंगे, और ये दोनों हम निकालेंगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, फोकस करना। आपने अब तक ये तो पढ़ा है कि सेंटर से कोड पर बनाए गए परपेंडिकुलर से कोड बाइसेक्ट हो जाती है, ये तो पढ़ा है आपने, ठीक है। दैट व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड इट विल बाइसेक्ट द कोड, पढ़ा है ना आपने। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, सिंस अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द, इस थ्योरम से मैं कौन से दो पार्ट को इक्वल कह सकता हूँ, ध्यान देना, AM और MB। चलिए ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, और इसे इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ध्यान दें आप, ठीक है। नाउ मैं आपको आज एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट
द एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग रेडाई। सेंटर से कोड पर जब परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये लाइन रेडियस के बीच बने एंगल को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस हिसाब से क्या आप मुझे एंगल AOM बता सकते हो? बताओ क्या बनेगा? आर यू श्योर? और BOM भी यही बनेगा? ठीक है। अब आते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल पिक कर लो, आपकी इच्छा हो जो, दोनों में से, लेफ्ट या राइट, आपकी इच्छा हो जो, बताओ। AOM। चलिए, बहुत इजी होने वाला है, ध्यान से देखें। ट्रायंगल AOM में हमें कौन सी साइड चाहिए? AM। और कौन सी चाहिए? OM। ध्यान देना आप, क्या इस ट्रायंगल में कोई साइड गिवन है हमें? क्या कोई एक्यूट एंगल हमें गिवन है? तो क्या हम AM और OM फाइंड कर सकते हैं? चलिए, जो एंगल गिवन है उसके रेस्पेक्ट में कौन सी साइड गिवन है? जो एंगल गिवन है इसके रेस्पेक्ट में कौन सी साइड गिवन है? और फाइंड क्या करना है? बेस। और पहले क्या फाइंड करना चाहोगे? बेस। चलो, बेस का मतलब OM। बताइए, बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन किस में मिलता है आपको? सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन H, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू OM अपॉन 21। एग्री करते हो? cos 60 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू OM अपॉन, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 21 इज इक्वल्स टू, तो OM इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। एग्री करते हो? अरे भाई, श्योर हो क्या सभी? यही आएगा। क्या आ गया? OM आ गया। OM के बाद क्या फाइंड करना है हमें? AM। AM एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सी साइड है? और कौन सी साइड गिवन है हमें? हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन 60 डिग्री। P लिख देते हैं AM और H लिख देते हैं 21। साइन 60 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू AM अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 21√3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM। तो AM इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 21√3 अपॉन 2 AM, 2 सेंटीमीटर। एग्री करते हैं? AM निकाल लिया अपन ने, तो बताओ, AM तो निकाल लिया, लेकिन हमें तो किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है AB और OM की। तो क्या निकालना बाकी रह गया? AB कैसे निकालें अपन? हाँ, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21√3 अपॉन 2 से दैट इज इक्वल्स टू 21√3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? AB की। AB की वैल्यू आ गई, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? इसे इक्वेशन OM निकाला ना अपन ने? हाँ, इसे इक्वेशन 4 नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 5। तो बाय इक्वेशन सेकंड, 4 और 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या लिख सकता हूँ? हाफ इंटू AB की जगह क्या रखूँ? 21√3 और इंटू 21 अपॉन 2। तो देखो, 21√3 इंटू 21 अपॉन दैट इज इक्वल्स टू 441√3 अपॉन सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, लेकिन फॉर्मूला को यूज़ करके निकाला। एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो सर आप? क्यों बताया मैंने, बताओ? MCQ के लिए भी सही है, और डिस्क्रिप्शन में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालने के बाद कुछ सेकंड देख करके क्रॉस चेक कर सकते हो ना, क्या आपने वाकई सही मेजरमेंट निकाला है कि नहीं निकाला है। भाई इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही सकती है, और मिस्टेक हुई तो वो आंसर अलग आ जाएगा। और अगर हम क्रॉस चेक कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा कि कहीं गलती तो नहीं की।
नहीं की होगी तो मार्क्स की एश्योरेंस बढ़ जाएगी, की होगी तो करेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो बता रहा हूँ वो बेवजह नहीं है, आप उसका यूज़ करना चाहो तो बहुत अच्छा यूज़ है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड कर लिया, लेकिन क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ सेगमेंट। कैसे फाइंड करें हम? इक्वेशन फर्स्ट में हम थीटा और आर की वैल्यू अपनी जगह रख देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो हमने निकाला है वो रख देंगे, और दोनों को यूज़ करके हम इजीली एरिया ऑफ सेगमेंट बता सकते हैं। सो आई थिंक आगे का प्रोसीजर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए इतना कोई नेसेसरी नहीं है। फिर भी मैं करके बताऊं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू अपॉन 360 माइनस 441√3 अपॉन, देखो ये रिड्यूस होगा इसके साथ 3, ठीक है, और 7 रिड्यूस हो जाएगा 3 टाइम्स 3 से 22 इंटू 21 दैट इज इक्वल्स टू 484, नहीं सॉरी 484 नहीं होगा, 462 माइनस 441√3 अपॉन 4 और सेंटीमीटर। इसको और तो सोल्व कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है जिसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप किसी भी सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम लेकर के हाँ कर सकते हो, करना चाहो तो। बाकी न्यूमेटर तो सॉल्व हो नहीं पाएंगे, वो तो सोल्व नहीं पाएंगे। तो ये भी आंसर सही है, और एलसीएम लेके करोगे तो भी आंसर सही है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ध्यान सुनो, मैं वापस आपको तरीका देता हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को फाइंड करने की। अगर आप फिगर को अच्छे से समझते हो तो आपको पता चलेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एक्चुअली इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपको समझ में आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब बात बचती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने की दो मेथड दे रहा हूँ, एक है फॉर्मूला और एक है प्रोसीजर। फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू r² sin θ/2 cos θ/2। वहाँ थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करके आप इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन प्रोसीजर कहता है कि आपको सबसे पहले सेंटर से कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि वही परपेंडिकुलर रेडियस के बीच बने एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। इससे हमारा कंप्लीट एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी जो कंप्लीट एंगल गिवन है वो कितना है? 120। इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने बन जाएंगे? 60-60। किसी भी एक ट्राइंगल को पिक करोगे तो वो कौन सा ट्राइंगल नजर आएगा आपको? राइट एंगल ट्राइंगल। उस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड अभी आपको गिवन है, दैट इज़ द हाइपोटेनियस, और एक एक्यूट एंगल गिवन है। और ट्रिग्नोमेट्री की इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, खासकर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, कि हमें ये पता चलने लग गया है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड हमें गिवन हो तो बाकी दोनों साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ना कि केवल कर सकते हैं बल्कि कैसे कर सकते हैं ये भी समझ में आने लग गया। क्योंकि अगर हाइपोटेनियस गिवन है और हमें फाइंड करना है बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और बेस का कॉम्बिनेशन जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है उसका यूज़ करके हम बेस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है उसके हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। एक बार बेस और परपेंडिकुलर आ गए तो हमारे पास इस ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों आ जाएगा। और बेस और हाइट आने के बाद हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला का यूज़ करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा। सेक्टर वाले फॉर्मूला में आप आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, इससे आपके पास सिंप्लीफाई होकर एक आंसर आएगा, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ व्हाट? माइनर सेगमेंट। तो इस तरह से आप
माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। आएगी नहीं, मैं आपको एक श्योरिटी दूँ, थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी या तो 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री, इन तीन के अलावा एंगल आएगा ही नहीं, ये श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसमें भी एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अगर आप सुनना चाहो तो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझना क्यों? जो चाहता है कि एग्ज़ाम में मेरे पास 90 डिग्री आ जाए वो ये समझेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन इतना इजी होने वाला है। ये O, ये A और ये B, ठीक है, और एंगल कितना है 90 डिग्री, और हमें किसको निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालना। तो वैसे तो इसका एरिया है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या बता देंगे? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA इंटू, और अगर आप ध्यान से समझो तो OA एंड OB आर एक्चुअली रेडियस ऑफ सर्कल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके पास में, कोई परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं। लेकिन ये तब होगा जब आप इस बात को अभी समझ जाते हो और एग्ज़ाम में यूज़ करने की क्षमता रखते हो। 90 डिग्री का क्वेश्चन आ जाए ना, हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद दे देना कि भगवान बहुत इजी क्वेश्चन भेजा है। अगर 90 डिग्री का आ जाए, 60 और 120 के केस में आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। 90 डिग्री के केस में शॉर्टकट है, और बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं 90 डिग्री के केस में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 90 डिग्री के केस में आपको कोई परपेंडिकुलर बनाने की झंझट नहीं है, कोई एंगल को बाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये दो ही तो होंगे परपेंडिकुलर बेस, ये तो हमेशा क्या कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ऑपोजिट है, और ये दोनों हमेशा क्या होंगे? सर्कल के रेडियस। तो यहाँ तो सिंपल सा फंडा है 90 डिग्री केस में, हाफ इंटू रेडियस दैट विल गिव द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक बात तो ये कि 3 ही एंगल आएंगे क्वेश्चन में, और वो कौन से एंगल्स हो सकते हैं? 60, 90 और 120। एक बात ये। दूसरी बात ये कि 90 डिग्री का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करना जानते हो तो आप इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाओगे। हाँ, अगर क्वेश्चन 60 डिग्री और 120 डिग्री का आता है तो आपको ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना ही पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं। चलो, अगर आपको ये याद है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन अगर आपको याद है तो एक मेथड और बता देता हूँ, है ना भाई। अंशुल को याद है तो मुझे लगता है कि फिर सबको भी याद होगा। एक झंझट और ख़त्म कर रहे हैं अपन, एक मौका और दे रहा हूँ भगवान को थैंक यू कहने का। और वो कौन सा मौका है? यहाँ एंगल कितना आ जाए? 60। इसके 60 होने से ये दोनों एंगल भी 60 हो जाएंगे, ये बताना पड़ेगा। बता दोगे क्या? आर यू श्योर? कैसे बताओगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इससे दोनों 60 हो जाएंगे, और इससे ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? 60। तो इसका इक्विलेटरल बनना तय है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, √3/4a², जहाँ a किसको बताता है? साइड को। तो ये तीनों साइड सेम ही तो होगी, और ये तीनों साइड एक्चुअली किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। तो आप रेडियस गिवन होगी सही, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। तो 60 डिग्री का केस आ जाए तो भी इजीली सॉल्व हो सकता है अगर ये फॉर्मूला याद कर लो तो। 90 डिग्री का केस आ जाए तो भी आप सोल्व कर सकते हो। बचा कौन सा? 120, जिसमें आपको ये मेथड या प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो लिखें आप। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि इनके हाफ्स पर आपको टेबल की नॉलेज है, और कोई सा एंगल है ही नहीं जिसके हाफ पर आपको टेबल की नॉलेज है। जैसे कि 30 डिग्री की बात करते हैं, 30 डिग्री का हाफ क्या हुआ? 15 डिग्री। क्या आपको 15 डिग्री के मेजरमेंट्स बताए गए? नहीं। और एंगल बोलो आपकी इच्छा हो, जो इन तीन के अलावा कोई भी एंगल बोलो आप।
इन 3 एंगल्स के अलावा कोई भी एंगल बोल दो जिसका हाफ आपकी टेबल में मिलेगा ही नहीं, मैं आपको श्योर कहता हूँ। 180 मत बोलना कि सर 180 हो सकता है। हाँ भाई, किसी को 180 में डाउट है क्या? अगर 180 बनाना तो ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा एक्चुअली, है ना, ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो 180 पॉसिबल है नहीं। 0 पॉसिबल है क्या? ये एंगल 0 पॉसिबल है, तो 180 और 0 पॉसिबल है नहीं, है ना। अब बचे कौन से एंगल्स अपने पास? जो भी एंगल्स बचे हैं आप सोच लो, उनका हाफ आपको नहीं मिलेगा इन तीनों को छोड़ करके। इन तीनों का हाफ मिल सकता है बस, इसलिए मैं श्योर हूँ कि एंगल यही आएगा। सीबीएसई वाले डिस्क्रिप्टिव में फिर वो देख लेना मार्किंग कितनी है। मार्किंग अगर कम हो तो यूज़ कर सकते हो। हाँ, उसमें तो फिर ये वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट आंसर में हाँ कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है। नहीं 3 मार्क्स में तो यार थोड़ा तो इज्जत रखनी पड़ेगी क्वेश्चन की, तो इतना रखना पड़ेगा। इसलिए मुझे उनके मेथड ऑफ कॉपी चेकिंग का नहीं पता, और ना ही मुझे कभी मौका मिला कि मैं ये देख पाऊँ कि मॉडल आंसर शीट्स क्या हैं। मतलब किसी ने कोई कॉपी रीचेकिंग करवाई हो, उसकी कॉपी आई हो प्रिंटेड फॉर्म में, और मुझे वो देखने का मौका मिला हो कि क्या सही क्या गलत, ऐसा कभी मौका मिला नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा आपको ये बता नहीं पा रहा हूँ कि यूज़ कर सकते हो कि नहीं। अगर आपके पास कभी मॉडल कॉपीज़ हों, है ना, जो कि शायद मिल जाएगी आपको, आपके टीचर दे देंगे। मॉडल कॉपीज़ अगर आप ला के दो मुझे, तो मैं आपको उनकी चेकिंग के मेथड से बता सकता हूँ कि आप किस स्थिति में कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये पता चल जाए। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो? श्योर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? D/4। अब इसमें B क्या है और A क्या है? A तो है वो साइड जो इक्वल है, और B जो है वो क्या है? अनइक्वल साइड। आइसोसेलेस एंगल में 3 साइड होती है ना, 2 तो इक्वल साइड होती है और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। तो B तो है अनइक्वल साइड और A जो है वो क्या है? इक्वल साइड। समझना मेरी बात। तो चलो A तो है हमारे पास, रेडियस है वो, तो B की लेंथ कैसे निकालोगे? थर्ड साइड की लेंथ गिवन होगी क्या हमें? अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें 2 चीज़ें गिवन है, क्या क्या? रेडियस और एंगल। ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है। अगर हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड कैसे करें? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ओनली ऑप्शन जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब जब यहाँ तक की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर ही देंगे तो फिर एक स्टेप और तो आगे करना है, क्या कि ये फाइंड करना है बस। फिर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर ही लेंगे अपन। तो आई वुड सजेस्ट कि फिर तो, क्योंकि उसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। कौन सा? B/4√4a² - b² इसको अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उस केस में तो मैं कहूँगा कि यही ठीक है ना। इतना भी नहीं कि अपन भगवान को शुक्रिया कहते रहें कि भाई ठीक है। चलिए, टाइम तो हो गया लेकिन, है ना, दूसरी क्लास वेट कर रही है, तो इस पर प्रैक्टिस अपन कल कर लेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐसे दे देता हूँ जो आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, यानी कि कौन से एंगल वाले? 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले। उन क्वेश्चंस को दे देता हूँ ताकि आप कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है ये बताओ मुझे, देखता हूँ। फर्स्ट नहीं हुआ अभी? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नहीं हुआ,
थर्ड से 7 तक कोई से नहीं हुआ, तो फोर्थ करो, फिफ्थ करो, सिक्स्थ करो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 7 छोड़ दो, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 दे दिए क्या? 10 दे दिया था, चलो 11th दे दिया क्या? 12 दे दिया क्या? 13th, तो 13 नोट करो, ठीक है। कौन कौन से नोट करें? 4 5 6 13। चलो फिर ज़्यादा दूंगा तो बोलोगे ज़्यादा देते हैं।